अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो विद मसब। इसमें हम मुख्तलिफ बायो के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आज हम अपने पिछले टॉपिक नाइटेरियन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, जो कि बीएससी के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, पहले बात हो चुकी थी कि हाइड्रा जो है ज़्यादातर सिसाइल है, ठीक है, कम्प्लीटली सिसाइल नहीं है, जिसमें लूपिंग और समरसॉल्टिंग मूवमेंट भी कर सकता है। ये पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका था। अब ओबेलिया के लिहाज से डिस्कस करते हैं। ओबेलिया के जो मुख्तलिफ जो हैं पॉलिप्स हैं, वो बडिंग के ज़रिए पॉलिप्स बनाती हैं, ठीक है। पॉलिप फॉर्म बडिंग के ज़रिए बनती है और वो कॉलोनी बना लेती है, ठीक है। और इसमें जो फीडिंग पॉलिप है उसका नाम है हाइड्रेंट, ठीक है। वो टेंटिकल के ज़रिए फूड को पकड़ने का काम करती है, ठीक है। फीडिंग पॉलिप टेंटिकल के ज़रिए फूड को पकड़ने का काम करती है और इसका नाम है हाइड्रेंट। और गाइनेंजियम स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पॉलिप है, वो मेडूसी बनाती है, लेकिन मेडूसी ए सेक्सुअल बडिंग से बनेगी, लेकिन आगे रोल इसका सेक्सुअल है, ठीक है। उसमें गोनेड्स बनेंगे, ठीक है। मेल मेडूसी में स्पर्म्स, ठीक है, और फीमेल मेडूसी में एग, दोनों को मिलने से जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर आगे प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा फिर सेटल होने के बाद फिर जो है पॉलिप फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें स्मॉल पॉलिप्स मिलके कॉलोनी बना रही हैं। ओबेलिया के अंदर दोनों फॉर्म है, ठीक है, मेडूसी फॉर्म भी है और पॉलिप फॉर्म भी है, ठीक है। और पॉलिप्स में फिर दो वैरायटीज हैं, हाइड्रेंट फीडिंग पॉलिप और स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव पॉलिप गाइनेंजियम। हाइड्रा के हवाले से पहले भी बात हो चुकी थी कि इसमें टेंटिकल्स हैं फूड को पकड़ने के लिए, ठीक है, और बेसल डिस्क है, फूड को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स हैं, बेसल डिस्क है, और जो है इसमें मेडूसी नहीं होती, ठीक है। पॉलिप बनती है बडिंग के जरिए, ठीक है, और ज़्यादातर ये सॉलिटरी पॉलिप अकेले रहते हैं। अच्छा, पहले भी जो है जेलीफिश के लिहाज से डिस्कस हुआ था कि इसकी अम्ब्रेला लाइक बॉडी है, ठीक है, नीचे ओरल लोब्स हैं। ओरल लोब्स का काम क्या है? फूड को पकड़ के माउथ की तरफ लेके आना। अब माउथ से आगे गैस्ट्रिक पाउच हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक पाउच है जिन्हें एंजाइम सक्रीट करने हैं, ठीक है, और आगे रेडियल कैनाल है जिन्होंने फूड को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेडूसी के अंदर जो मेडूसी के अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं वो वेनमस स्ट्रक्चर्स हैं प्रे को पकड़ने के लिए। नाइडोसाइट हैविंग नमेटोसिस्ट, वो ऑर्गेनेलीज, ऐसे नाइडोसाइट्स जिनके ऊपर नमेटोसिस्ट वाली ऑर्गेनेली है, वो मौजूद होते हैं टेंटिकल्स पे, और टेंटिकल्स का काम प्रे को पकड़ना है, और ओरल लोब्स का काम खुराक को पकड़ के मुंह के अंदर डालना है, ठीक है। और रेडियल कैनाल का काम माउथ और गैस्ट्रिक पाउच से आगे खुराक को ले जाकर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो सी एनीमोन है ये भी हाइड्रा की तरह का है, ठीक है, लेकिन इसके माउथ की साइड पे इनॉर्मस ढेर सारे टेंटिकल्स हैं, ढेर सारे टेंटिकल्स हैं, ठीक है, प्रे को पकड़ने के लिए। माउथ इसके सेंटर पे होता है ऊपर की तरफ, और नीचे इसके भी बेसल डिस्क होती है, ठीक है, और ये भी पोलिप फॉर्म में रहती है, ठीक है। सी एनीमोन भी पोलिप फॉर्म में रहती है, सेसाइल पोलिप फॉर्म में। नेक्स्ट इसके प्लेनुला लार्वा के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेनुला लार्वा की ओवल शेप है, ठीक है, और ऊपर उसके सीलियाँ हैं और ये स्विमिंग कर सकते हैं, और फिर ये सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल करके, ठीक है, पोलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब पोलिप फॉर्म अपनी बडिंग के जरिए आगे बढ़ती रहती हैं। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि निमेटोसिस्ट क्या है, ठीक है, नाइडोसाइट क्या है, स्ट्रिंगिंग सेल्स क्या है, ठीक है, और नाइडोब्लास्ट क्या है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बता देता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसका थोड़ा सा इशारा दिया था, और अब मज़ीद इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जो नाइडोब्लास्ट है वो डिवेलपिंग नाइडोसाइट है, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है उसको हम नाइडोब्लास्ट कह रहे हैं, ठीक है। और जो नाइडोसाइट है उसका कॉमन नाम है स्टिंगिंग सेल। नाइडोसाइट का कॉमन नाम है स्टिंगिंग सेल। अब नेमेटोसिस्ट क्या है? नेमेटोसिस्ट अलग से कोई सेल नहीं है, ठीक है। नेमेटोसिस्ट जो है नाइडोसाइड के अंदर एक ऑर्गेनेली है जो कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। ऊपर एक हेयर लाइक जो है नाइडोसिल है, सेंसिटिव है, स्टिमुलेट हो जाता है प्रे के टच करने से। ऊपर अपर कूलम है, नीचे जो है इसके कैप्सूल है, उसके अंदर बार्ब, शाफ्ट और
हालो थ्रेड लाइक जिसके जरिए वेनम को प्रे के अंदर ट्रांसफर करता है। तो आपने बस ये याद रखना है कि नाइडोसाइट एक सेल है, स्ट्रिंग सेल है, और उसकी डेवलपिंग स्टेज को नाइडोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और नेमेटोसिस नाइडोसाइट के अंदर एक जो है कैप्सूल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। बाकी नाइडोसाइट के अंदर बाकी चीजें सारी मौजूद हैं, सेल भी है, साइटोप्लाज्म भी है। नाइडोसाइट्स के हवाले से देख लेते हैं, जिसकी ऑर्गेनेली है नेमेटोसिस्ट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक सेंसिटिव हेयर लाइक जो है स्ट्रक्चर नाइडोसेल होगा। जब प्रे उसे टच करेगा तो उसके ऊपर एक अपर कूलम पड़ा है, तो फर्ज कर लो ये अपर कूलम है, अपर कूलम खुल जाएगा, अंदर उसकी कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर पहले जो थिक रीजन है, थिक शाफ्ट वो रिजिड होती है, पेनिट्रेशन में हेल्प करती है। उस शाफ्ट के किनारे पे बार्ब्स लगी होती हैं, ठीक है, जो हुक का काम करती है, एंकर करती हैं और पेनिट्रेशन को मजीद बढ़ाती हैं, ठीक है। फिर आगे है हालो फिलामेंट या हालो थ्रेड लाइक टिब्यूल्स हैं, ठीक है। वो टिब्यूल्स आगे बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद और वेनम को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले शाफ्ट, ठीक है, उसके बाद बार्ब्स, उसके बाद हालो ट्यूब्स या हालो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हालो फिलामेंट्स, ठीक है, ये निकलेंगी और वेनम को इंजेक्ट करेंगे प्रे के अंदर। अब इसकी डाइजेशन को देख लेते हैं। ये जो जेली फिश है, इसको एज ए सैंपल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं, इसके अंदर डाइजेशन कैसे होती है, और एंड पे थोड़ा सा हाइड्रे के साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये जो टेंटिकल्स हैं, पहले स्टिंग करेंगे प्रे को, ठीक है, प्रे को कैप्चर करेंगे, फिर ओरल लोब्स जो हैं उनको पकड़ के माउथ की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है। ओरल लोब्स उनको पकड़ के माउथ की तरफ ले जाएंगी, माउथ से आगे स्टमक की तरफ जाएगा। बाहर गैस्ट्रिक पाउच हैं, गैस्ट्रिक पाउच जो है डाइजेशन को बढ़ाती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, ठीक है, और डाइजेशन को इंक्रीज करती हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक पाउच, ठीक है। वहां से फिर रेडियल कैनाल्स निकलेंगी बाहर की तरफ रेडियल कैनाल निकलेंगी। रेडियल कैनाल का क्या काम, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बाहर की तरफ, सेंटर से मार्जिन की तरफ सर्कुलर कैनाल है, सर्कुलर कैनाल में खुलना है तमाम रेडियल कैनाल। अब रेडियल कैनाल के क्या काम है, एक तो वाटर को भी ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है, वेस्ट को भी बाहर लेके आ रही हैं, ठीक है, और फूड, डाइजेस्टेड फूड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब जो हाइड्रा है उसके अंदर तो सिंपल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, सिंपल सी, ठीक है, और नर्व नेट भी इतना डेवलप नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जेली फिशेज हैं उनकी मेडूसी फॉर्म बहुत बड़ी है, ठीक है। उनके अंदर अब सिंपल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी नहीं रही, क्योंकि अब डिफ्यूजन के जरिए चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बॉडी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो उसके लिए फिर क्या किया, गैस्ट्रिक पाउच आया, ठीक है, स्टमक का सरफेस एरिया को बढ़ाया, रेडियल कैनाल्स और रिंग कैनाल्स के काम को बढ़ाया, ठीक है। उसकी वजह से उस लार्जर बॉडी में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हुई। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ओरल लोब्स क्या हैं, ओरल आर्म्स क्या हैं, ठीक है, ओरल टेंटिकल्स क्या हैं और मार्जिनल टेंटिकल्स क्या हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओरल लोब जो हम जैसे हमने देखा है कि जेलीफिश के अंदर उसके मुंह के पास ओरल लोब से ओरल आर्म्स हैं, उनका सिंपल इतना सा काम है कि प्रे को पकड़ के मुंह की तरफ लेके आना, बस, ठीक है। और जैसे हमने देखा है हाइड्रा सी एनीमून के अंदर, वहाँ पे ओरल जो है टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स का काम वहाँ पर एक तो प्रे की हैंडलिंग करना भी है, ठीक है, मुंह की तरफ लेके आना, और ये सेंसिटिव भी होते हैं, ये सेंसिटिव पार्ट भी है, और प्रे को हैंडलिंग करना, मुंह की तरफ लेके आना, ये भी काम है, ठीक है। अब ओरल लोब्स जो हैं वो मेडूसी फॉर्म के अंदर है। अब मेडूसी के अम्ब्रेला के आसपास मार्जिनल टेंटिकल्स भी होते हैं, डिफेंसिव रोल है उसमें, नेमेटोसिस्ट होता है, प्रे को स्टिंग करने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मेडूसी के अंदर मार्जिनल टेंटिकल्स भी हैं, ओरल लोब्स भी हैं। नर्वस सिस्टम के हवाले से हम देख लेते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और उसका रोल क्या है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो बाहर की तरफ एपिडर्मिस में नर्व नेट हैं, वो कहाँ पे हैं, एपिडर्मिस में है, मेसोग्लिया में है, गैस्ट्रोडर्मिस में है, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में है, कहाँ है, ठीक है। वो
उसकी सतह में जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनसे नीचे नेटवर्क फॉर्म में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है एपिथेलियल सेल से नीचे और मीसोग्लिया से ऊपर, ठीक है। और गैस्ट्रोडर्मस में भी नर्व सेल्स हैं लेकिन वो थोड़े हैं। डोमिनेंट जो हैं वो एपिथेलियल में। एपिथेलियल में ये 5 काम करते हैं: टेंटिकल की मूवमेंट करवाना, ठीक है, प्रे को रिस्पॉन्स करवाना, ठीक है, और बॉडी की कंट्रैक्शन करना, और स्टिमुलस को कंडक्ट करवाना। अगर टेंटिकल्स पे कोई चीज़ टच हुई है तो वो जो स्टिमुलस है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। समझ आ रही है? कंट्रैक्शन करवाना, ओवरऑल बॉडी की कोऑर्डिनेशन करवाना, ये 5वां काम है। समझ आ गई? अब गैस्ट्रोडर्मिस में भी हैं नर्व्स लेकिन थोड़े हैं, ठीक है। वहां पे इनका क्या काम है? वहां पे उनके काम है फीडिंग, डाइजेशन को कंट्रोल करना, फीडिंग को कंट्रोल करना और बॉडी को कंट्रैक्ट करवाना, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट और जो प्रोमिनेंट नेटवर्क है वो बाहर की तरफ एपिडर्मिस के नीचे और मीसोग्लिया से ऊपर है। मेडुसी क्या है? ओबेलिया के अंदर गाइनेंजिया में बडिंग के जरिए मेडुसी बनती है। एसेक्सुअल प्रोसेस है ना, बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और मेडुसी को हम कह रहे हैं सेक्सुअल है, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बडिंग के ज़रिए मेडुसी का बनना और स्पर्म और एग बनाने के स्ट्रक्चर, मतलब टेस्टीज और ओवरीज बनाने से पहले वो कौन सा स्टेज है, ठीक है? वो एक इमेच्योर एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्टेज है। उसको आप सेक्सुअली एक्टिव स्टेज नहीं कह सकते। मेल मेडूसा के अंदर क्या होगा? टेस्टीज बनेंगे, टेस्टीज के अंदर स्पर्म बनेंगे और फीमेल मेडूसा के अंदर ओवरीज बनेंगे, ओवरीज से एग बनेंगे। अब एग से मिल के जाइगोट बन गया। टेस्टीज और स्पर्म्स का बनना, फिर जो है स्पर्म्स और एग का बनना, ठीक है, उसके बाद जाइगोट का बनना, फर्टिलाइजेशन का होना, ये सारे सेक्सुअल एक्टिविटी है मेन, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो का बनना, प्लेनुला लार्वा का बनना, फिर पॉलिप्स का और फिर बडिंग के जरिए फिर ये सारी उसकी पॉलिप बॉडी का बनना। ये तीनों एम्ब्रियो, लार्वा और पॉलिप बॉडी इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, ठीक है। और पॉलिप जो है वो क्या है? एसेक्सुअल, बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस होती है, वो तो एसेक्सुअल स्टेज है। डाइजेशन के हवाले से एक बात कर देते हैं कि मेन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगी, ठीक है। और वो कितनी डाइजेशन होगी? वो पार्शियली डाइजेशन होगी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर होगी और कितनी होगी? पार्शियल डाइजेशन होगी। उसके बाद पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स जो डाइजेशन के लिए अहम है वो फेगोसाइटोसिस के जरिए इंगल्फ करेंगे, फिर लाइसोसोम से उसको मिलाएंगे, ठीक है। लाइसोसोम अपने एंजाइम्स डालेगा, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो डिफ्यूजन के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स में और वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगी। समझ आ रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में और पार्शियल डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स में और कंप्लीट डाइजेशन। इसकी एपिडर्मस, मेसोग्लिया और गैस्ट्रोडर्मस में कौन कौन से सेल हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है, और किसका क्या क्या काम है। अब हम एपिडर्मस के सेलों को देखेंगे। 5 किस्मों के सेल्स होते हैं। एपिडर्मस में पहला सेल है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ठीक है, बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन करते हैं, बॉडी को मूवमेंट में इनका रोल है। दूसरे मैंने आपको बताए थे नाइडोसाइड, स्टिंगिंग सेल्स, जिनके अंदर नेमेटोसिस्ट, सेंसरी सेल्स भी होते हैं। तीसरे नंबर पे इसके अंदर सेंसरी सेल्स भी होते हैं। उनका काम क्या है? टच को और केमिकल को डिटेक्ट करना। सेंसरी सेल्स का क्या काम है? टच और केमिकल को डिटेक्ट करना। चौथे इसके अंदर हमारे पास होते हैं नर्व नेट, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम वाले काम जो मैंने आपको बताए थे वो उनका करना, ठीक है। 5वें में इनके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं, जो स्टेम लाइक सेल्स होते हैं, रीजनरेशन में और नए सेल के बनाने में इनका रोल होता है। तो 5 किस्म के इसके अंदर सेल्स होते हैं: एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, नाइडोसाइड, सेंसरी सेल्स, नर्व नेट्स, आखिरी जो है इंटरस्टिशियल सेल्स। मेसोग्लिया क्या है, ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है और इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, और अमीबाइड सेल्स इसके अंदर होते हैं या नहीं होते। अब जो मेसोग्लिया है वो
एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में है। अब हाइड्रा के अंदर तो मिज़ोग्लिया थोड़ी पतली होगी, ठीक है, जबकि जेली फिशेस के अंदर में दूसरी स्टेज में ये ज़रा थिक होगी, ठीक है, और लोअर नाइडेरियंस में ये नॉन सेलुलर होगी। वैसे जो आमतौर पे मिज़ोग्लिया है जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है, और इसके अंदर कोई सेल नहीं होता, नॉन सेलुलर है, कोई सेल नहीं है, ठीक है। लेकिन हायर नाइडेरियंस के अंदर मेडूसी फॉर्म में अमेबॉइड सेल्स होते हैं। अब अमेबॉइड सेल्स काम क्या क्या करते हैं? अमेबॉइड सेल्स सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स का बनाना और फाइबर्स का बनाना, सपोर्टिव रोल है इनका, प्रोटीन्स और फाइबर का बनाना, ठीक है। साथ साथ ये न्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, हीलिंग और रीजनरेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं अमेबॉइड सेल। समझ आ रहे हैं? सपोर्टिंग है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हीलिंग और रीजनरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। 3 काम करते हैं अमेबॉइड सेल। अच्छा, अब हम देख लेते हैं गैस्ट्रोडर्म के अंदर कौन कौन से सेल हैं, ठीक है। 2 किस्म के सेल हैं, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स और ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल ने तो एंजाइम सक्रीट करने हैं, ठीक है, और न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स ने 4 काम कर। एक, मस्कुलर लफ्ज़ से आपने याद रखना है, मसल वाला काम कंट्रैक्शन करना है। अब न्यूट्रिटिव से आपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम याद रखने हैं, ठीक है। 3 काम करने हैं, फूड को इंगल्फ करना है वैक्यूल की फॉर्म में, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करनी है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स ने 4 काम करने हैं, ठीक है, फूड इंगल्फ करनी है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करनी है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है और कंट्रैक्शन करनी है। ग्लैंड सेल्स ने क्या करना है? एंजाइम सक्रीट, कौन से? लाइपेसेस और प्रोटीएसेस, उन्होंने फूड को डाइजेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है, फूड इनटेक जिसपे टेंटिकल्स का रोल है, प्रे को पकड़ना, उसको स्टिंग करना, ठीक है, माउथ से अंदर लेके आना। अब फूड इनटेक करना पहला स्टेप था जिसके अंदर टेंटिकल का रोल था, ठीक है, नेमेटोसिस से स्टिंग करना, ठीक है, फूड को अंदर लेके आना, टेंटिकल का काम। फूड को मुंह के अंदर लेके आएंगे टेंटिकल्स, ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी, पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, वहाँ से न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स उनको फेगोसाइटोसिस से फूड वैक्यूल बनाएंगे, लाइसोसोम में एंजाइम्स डालेंगे। समझ आ रही है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद अब न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन के ज़रिए जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था वो माउथ के ज़रिए बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल डाइजेशन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ये था ओवरऑल लेक्चर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। और जिन जिन बच्चों को मेरा लेक्चर पसंद आए और उनको इससे फ़ायदा हो वो लाइक और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।